ये एंट्रोपी आखिर होती क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और ये एंट्रोपी के बारे में क्या बताता है? और एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से हम लोग किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, ये एंट्रोपी के हिसाब से हम लोग कैसे बता सकते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग इन्हीं सभी बातों के बारे में जानने वाले हैं भाई। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। हम लोग ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके पूरा एडवांस तक हम लोग जाएंगे। साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई एक क्वेश्चन से। देखो, मैंने ना यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस लगाई हुई हैं। ये सारी की सारी इमेजेस हमने बनवाई हैं भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फोटो रियल नहीं है, लेकिन हमारे काम की बहुत है भाई। देखो, यहाँ पर पहली फोटो को हम लोग देखते हैं ध्यान से। ये हमारे पास एक डैम की फोटो है, एक बांध यहाँ पर बनाया हुआ है। डैम बेसिकली क्या करता है भाई, वाटर को होल्ड करके रखता है। जैसे ही इस डैम के दरवाजे ओपन होंगे, वाटर यहाँ से नीचे फ्लो करेगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को एनर्जी कहाँ से मिली? वाटर जो यहाँ पर फ्लो करेगा नीचे, उसे ये एनर्जी कहाँ से मिली? ये रिएक्शन फिजिबल है, ये हम लोग कैसे बताएं? तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं भाई? इसके पास पहले कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही ये गेट ओपन हुआ, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है खत्म हो गई और काइनेटिक एनर्जी में और कुछ दो तीन तरह की एनर्जीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहाँ पर बेसिकली ये प्रोसेस क्यों हो रहा है भाई? ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसने होल्ड करके रखी हुई थी, ये वो खो देगा अगर ये नीचे पानी आ जाए तो, इसलिए ये वाटर नीचे फ्लो करेगा। सेम केस हमारे पास होता है भाई एप्पल्स के साथ। वही एप्पल जो न्यूटन के सिर पे गिरे थे। यहाँ पर एप्पल्स नीचे क्यों गिरते हैं? क्योंकि जब वो ऊपर लटक रहे हैं, उनके अंदर भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है ना भाई, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना भारी ऑब्जेक्ट, उतनी ही ज्यादा वो पोटेंशियल एनर्जी भी होल्ड करेगा। तो जैसे जैसे फल पकता जाता है, उसका वजन बढ़ता जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि टहनी से संभाल नहीं जाता, तो वो नीचे गिर जाता है भाई। तो यहाँ पर भी ये जो प्रोसेस हुआ है, ये उस एनर्जी को लोअर डाउन करने के लिए ही हुआ है। ऊपर उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी। फिजिक्स के हिसाब से उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग mgh भी बोलते हैं। वो एनर्जी लोअर डाउन हो जाए, इसलिए वो नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे वो गिरा, तो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी और स्ट्राइक करने के बाद कुछ और तरह की एनर्जीज के बीच में कन्वर्ट हो गई। लेकिन ओवरऑल एप्पल की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई, इसीलिए ये एप्पल नीचे फॉल कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई एक और प्रोसेस। यहाँ पर हम लोग कोयले को जला रहे हैं, किसी फ्यूल का कंबस्टन हम लोग कर रहे हैं। ये रिएक्शन ना केमिस्ट्री की भाषा में कुछ इस तरह होती है भाई। कार्बन हमारे पास होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया जाता है, जिससे हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और ढेर सारी हीट। तो हीट जो है, हीट एनर्जी इसके अंदर रिलीज होती है, गर्मी पैदा होती है आग जलने से। तो यहाँ पर भी ये रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी जो है डिक्रीज होती है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग ये देख रहे हैं कि चाहे नेचर में कोई प्रोसेस होती हो, चाहे हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होती हो, वो रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, उसकी जो स्पॉन्टेनिटी है, उसके नेचुरली होने की जो संभावना है, वो हम लोग किस बेस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं? वो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं एनर्जी लोअरिंग के बेसिस पे, कि किसी भी प्रोसेस के होने के पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स होता है? वो होता है भाई एनर्जी को मिनिमाइज करना और अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना। यही जो है हम लोग देखते आ रहे थे भाई हमेशा। फिर हमारे सामने आई कुछ ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हमारा सिस्टम क्या करता है भाई, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फाइनल एनर्जी ज्यादा होती है इनिशियल से, फिर भी वो रिएक्शन नेचुरली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का इवेपोरेशन। यहाँ पर एक तालाब है, एक झील है। यहाँ पर क्या होता है भाई, जब भी थोड़ा सा
सूर्य देवता ऊपर आते हैं तो यहाँ से इवेपोरेशन होने लगता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में हुआ क्या? केमिस्ट्री के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रोसेस हुआ। वाटर जो कि हमारे पास लिक्विड था, वो कन्वर्ट हो गया वाटर एज गैस के अंदर। लिक्विड से वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से वो वेपोराइज हो गया। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है भाई। जब वाटर मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट से, तब वो सरफेस टेंशन को पार कर जाते हैं, सरफेस के ऊपर से एस्केप कर जाते हैं और इस तरीके से एक लिक्विड वाटर गैसियस वाटर में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर तो एब्जॉर्ब हो रही है भाई एनर्जी, फाइनल एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी लोअरिंग यहाँ पर नहीं हुई है, एनर्जी इंक्रीज हुई है। फिर भी ये प्रोसेस नेचुरली होती है बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। इसके पीछे क्या राज है भाई? इसकी स्पॉन्टेनिटी हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें? ये रिएक्शन नेचुरली फिजिबल थी, ये एनर्जी वाले तरीके से तो नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा है ना। एनर्जी तो हम लोग देखो इन तीनों प्रोसेसेस में क्या बोल रहे थे भाई कि ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यही राज है प्रोसेस के होने के पीछे। लेकिन यहाँ से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि एक लिक्विड क्यों हीट एब्जॉर्ब करके गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहीं से कॉन्सेप्ट आया था एंट्रोपी का। आज के दिन हम लोग क्या मानते हैं भाई, किसी भी रिएक्शन के होने के पीछे, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के होने के पीछे दो राज हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है वो अपनी एनर्जी को लोअर कर रहा हो, दूसरा हो सकता है वो अपनी रैंडमनेस को बढ़ा रहा हो। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया भाई रैंडमनेस का। रैंडमनेस का क्या मतलब है? देखो, कोई भी सिस्टम दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, एक ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा डिसऑर्गेनाइज्ड। एक जिसके अंदर रैंडमनेस कम होगी, दूसरा जिसके अंदर रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास कुछ कंचे हैं भाई, यहाँ पर एक जार के अंदर कंचे रखे हुए हैं। अगर मैं क्या करूं भाई, इनकी ना एक शीट बना दूं, बहुत रेगुलर से पैटर्न में इनको अरेंज कर लूं अपने हाथ में इस तरीके से जैसे हम लोग खेलते वक्त करते हैं, तो एक रेगुलर सी ज्योमेट्री में इनकी बना दूं और फिर ऊपर से उनको नीचे फेंक दूं, तब वो कंचे जमीन के ऊपर कैसे रहेंगे? वो ऐसे रहेंगे जैसे हमारे हाथ में थे, फेंकने के बाद भी जमीन पे ऐसे ही रहेंगे, या फिर वो इस तरीके से चारों तरफ फैल जाएंगे रैंडमली? वो रैंडमली फैल जाएंगे भाई, इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। इस जार को अगर उठा के मैं ऐसे उल्टा कर दूंगा तो सारे कंचे इस तरीके से एक रेगुलर पैटर्न नहीं बनाएंगे, बल्कि बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, फैल जाएंगे चारों तरफ इन्वायरमेंट में, है ना, मतलब जमीन के ऊपर फैल जाएंगे। सेम केस यहाँ पर ऐसे मोलिक्यूल्स के साथ होता है जिनकी आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये देखो भाई, कंचे भी तो एक तरीके से ग्लास से ही बने हैं, ग्लास के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में टाइटली बाउंडेड है, इसलिए कंचे जो है गोल गोल शेप के अंदर रहते हैं। हाउएवर, एक कंचे की दूसरे कंचे के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन वाली फोर्स नहीं है, तो इनको जब मौका मिलेगा ये एक दूसरे से जितना ज्यादा हो सकता है उतने दूर चले जाएंगे भाई। वैसा ही होता है गैस पार्टिकल्स के साथ। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में बहुत ज्यादा रिपल्सन होती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती है। जैसे ही गैसेज को मौका मिलता है ना, वो एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना दूर होने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास गैस है भाई, उसको हमने कंप्रेस किया हुआ है, गैस एक तरीके से लिक्विफाइड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, मान लो कि गैस सिलेंडर के अंदर है। जैसे ही हम लोग गैस सिलेंडर को ओपन करेंगे ना, गैस के पार्टिकल वैसे ही नहीं रहेंगे, गैस के पार्टिकल पूरे इन्वायरमेंट में लीक हो जाएंगे, हर तरह हमारे पास इन्वायरमेंट में वो फैल जाएंगे। थोड़ी सी स्मेल भी आएगी तो हमें पता चलेगा कि हाँ गैस लीक हो गई है यहाँ पर। तो एक तरीके से दो पार्टिकल्स जिनके बीच में इंटरेक्शन वगैरह उतना ज्यादा नहीं होता, उनके अंदर मैक्सिमम रैंडमनेस आ जाती है। ये रैंडमनेस जो है ना, इसी को मेजर किया जाता है एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अंदर। एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसके अंदर हम लोग ये मेजर करते हैं कि किस सिस्टम के अंदर कितनी रैंडमनेस है, किसके अंदर रैंडमनेस कम है, किसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा है। तो रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर समझ गए भाई। हम लोग समझ गए भाई क्या है भाई, गैसेज हों, कंचे हों, सब सिस्टम्स के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर एक टेंडेंसी होती है
रैंडमनेस दिखाने की, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर वे में एग्जिस्ट करने की, है ना? बहुत ज़्यादा केओस मचा देने की। ये रेगुलर पैटर्न जो है ना, ये आयोनिक सॉलिड में तो एग्जिस्ट करता है क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है भई अट्रैक्शन होती है। इसीलिए वो सारे के सारे मिलके एक लैटिस बना रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे पार्टिकल्स को साथ रखें जिनके अंदर अट्रैक्शन नहीं है, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमारे कण से, तो ऐसे पार्टिकल्स क्या करते हैं भई? ऐसे पार्टिकल रैंडमली एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर हो सके उतना दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। यही रीजन है कि जो रैंडमनेस होती है ना भाई वो गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड में और सॉलिड में बहुत कम रैंडमनेस होती है। सॉलिड मेटल अगर है तो उसके एटम्स ऐसे दूर दूर नहीं भागने की कोशिश करेंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन अगर गैस के अंदर पार्टिकल हैं, गैस फॉर्म में पार्टिकल हैं, तो उन्हें जितना वॉल्यूम मिलेगा वो उतना ऑक्यूपाई कर लेंगे। इतनी रैंडमनेस जो है गैस के अंदर होती है। तो स्पॉन्टेनिटी जो है वो हम लोग दो तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करना सीख गए भाई। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी मतलब कि वो रिएक्शन फिजिबल होगी या फिर नहीं होगी, उसके होने की संभावना ना हम लोग आज के दिन दो तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं भाई। दो कारण देते हैं किसी भी रिएक्शन के होने के पीछे। या तो उस रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी कम हो रही होगी, या फिर उस रिएक्शन में क्या होगा भाई, रैंडमनेस बढ़ रही होगी। जब वाटर का इवेपोरेशन होता है, जब वाटर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो वहां पर रैंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गैस पार्टिकल बन रहे हैं, गैसेस की ऑलरेडी रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। सेकेंडली हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, इस रैंडमनेस को ही एक मैथमेटिकल क्वांटिटी के तौर पे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि किस सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है। उस मैथमेटिकल क्वांटिटी को ही एंट्रोपी कहा जाता है। ठीक है भाई। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इन प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है। यहाँ पर पहली लाइन क्या लिखी हुई है भाई आपके नोट्स बनाने लायक देखो। केमिकल रिएक्शंस रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट्स आइदर ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी और ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, इंक्रीज इन रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। केमिकल रिएक्शंस अगर टेक प्लेस करती हैं तो उसके होने के दो कारण हो सकते हैं। या तो उसमें कोई एनर्जी का रिलीज हो रहा होगा ताकि एनर्जी ओवरऑल सिस्टम की लोअर डाउन हो जाए। कम सिस्टम की एनर्जी होगी तो ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है भाई। स्टेबिलिटी और एनर्जी अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो या तो ये कारण हो सकता है, या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है रिएक्शन के होने का, वहां पर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही होगी। अब यहां पर देखो भाई, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है ऐसी प्रोसेस जो कि अपने आप हो जाए, उसमें हमें अलग से एनर्जी देने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की आप लोग ना डेफिनेशन क्या लिख सकते हो भाई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो कि अपने आप हो जाए, जिनको अकर होने के लिए, जिन रिएक्शंस को होने के लिए किसी अलग एनर्जी सप्लाई की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पर देखो भाई, कोयला जब जलता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उसको थोड़ी सी इग्निशन देते हैं। तो अगर इग्निशन दे रहे हैं तब वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसे बोला जाएगा जो कि या तो अपने आप हो जाए, या फिर अगर एक बार हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो अपने आप होती रहे। रिएक्शन को करते रहने के लिए एनर्जी की एक कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत ना हो, वो होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप लोग चाहो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के भी दो पार्ट बना सकते हो। एक ऐसी प्रोसेस जिन्हें स्टार्टिंग में थोड़ी सी इग्निशन की जरूरत होगी, जैसे कि कोयले का जलना, और एक ऐसी प्रोसेस जिन्हें इस इग्निशन की भी जरूरत नहीं होगी, जैसे कि जब हम लोग सोल्ट वगैरह को डिजोल्व करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाता है, वहां पर कोई इग्निशन भी हमें नहीं देना पड़ता, उस रिएक्शन को हमें स्टार्ट भी नहीं करना पड़ता। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरह की होगी। एक हो सकता है जो अपने आप हो जाए, दूसरी जिनको शुरू कराना पड़े बाद में वो अपने आप हो जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो बर्निंग है, बर्निंग ऑफ कोयल है, आप जंगल में जाके थोड़ी सी आग लगा दो, पूरी फॉरेस्ट फायर बन जाएगी वो अपने आप, है ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो दो तरीके की होती है, एक जिसको इग्निशन चाहिए, दूसरी जिसको नहीं चाहिए। अब मोस्टली जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है नेचर में वो एक्सोथर्मिक होती है भाई। यहाँ पर दो टर्म हमारे पास आएंगी, एक रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, दूसरी होगी एंडोथर्मिक। एक है एक्सो, दूसरी है एंडो। इनका मतलब क्या है, एक्सो का मतलब है बाहर निकलना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग उसे बोलेंगे जिसके अंदर ओवरऑल इंथैल्पी डिक्रीज हो जाए। मतलब क्या, डेल्टा एच जिसका नेगेटिव हो। ये नेगेटिव क्यों हो रहा है भाई,
देखो सिस्टम जो है अपनी हीट रिलीज कर रहा है, अपनी इंथैल्पी को कम कर रहा है। अगर सिस्टम अपनी हीट को रिलीज करेगा तभी वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएगी। और अगर सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा है तब फाइनल एनर्जी सिस्टम की कम होगी। और डेल्टा एच क्या होता है? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके निकलता है। फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है भाई? नेगेटिव। तो यहां पर ये कुछ प्रोसेसेस दी हुई हैं जिनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू भी दी हुई है। कार्बन का कंबस्टन 1 मोल कंबस्टन से इतनी हीट रिलीज होती है। नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 मोल अमोनिया बनाता है तब ओवरऑल इतनी हीट रिलीज होती है। जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक तरीके से इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है तब उससे वाटर बनता है भाई। वाटर के वेपर बनते हैं, कंडेंस हो जाते हैं जो कि बाद में। तो ये जब प्रोसेस हो रही होती है तो ओवरऑल इतनी एनर्जी वहां पर रिलीज होती है। तो मोस्टली जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो सारी की सारी क्या है? एक्सोथर्मिक है। उनके अंदर एनर्जी का रिलीज हो रहा होता है, एनर्जी जो है कम हो रही है। तो उन रिएक्शन के होने के पीछे क्या हो गया भाई रीजन? एनर्जी का लोअर डाउन होना, स्टेबिलिटी का आना। हाउएवर सम रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस ड्यू टू इंक्रीज इन रैंडमनेस। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो कि रैंडमनेस बढ़ने की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल देखो, डेल्टा एच लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू डेल्टा water in liquid form is converting into water in gaseous form। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? लिक्विड वाटर को हम लोग गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। पानी अपने आप तो गर्म होता नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो नहीं है, हमें यहाँ पर हीट एनर्जी देनी पड़ती है ना। पानी को गर्म करेंगे तभी तो वो उबलेगा। तो इस प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर वाटर का जो सिस्टम है उसको बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ सके, ताकि वो बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंच सके, ताकि वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो इस रिएक्शन के होने के पीछे हम लोग क्या लॉजिक दें? इसके पीछे लॉजिक ये होगा भाई कि यहाँ पर रैंडमनेस बढ़ रही है। कुछ प्रोसेसेस जो हैं एनर्जी के लोअर डाउन होने की वजह से हो जाती हैं, और कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो रैंडमनेस के बढ़ जाने की वजह से हो जाती हैं। अब यहाँ पर एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज ए क्वांटिटेटिव मेजर टू फाइंड आउट रैंडमनेस इन पार्टिकल्स। सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, चाहे एटम्स हों चाहे मॉलिक्यूल्स हों, केमिस्ट्री में तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही होते हैं सिस्टम में, तो उनके अंदर कितनी रैंडमनेस है ये हम लोग मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं। एक क्वांटिटेटिव तरीके से मेजर कर सकते हैं, कुछ वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं। कितनी रैंडमनेस है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और उसी वैल्यू को बोला जाता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी बेसिकली क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस, इट इज द अमाउंट ऑफ रैंडमनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर कितनी रैंडमनेस प्रेजेंट है ये हम लोग निकालते हैं भाई एंट्रोपी की फॉर्म में। ठीक है, एंट्रोपी डेल्टा एस चेंज इन रैंडमनेस, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से डिफाइन करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से। देखो, इट इज ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन which relates the heat supplied and the amount of randomness it brings in the system। ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जो कि दो चीजों को आपस में रिलेट करता है। पहली चीज क्या है? कितनी हीट हम लोग दे रहे हैं सिस्टम को, और दूसरी चीज क्या है? उस हीट के आने की वजह से सिस्टम के अंदर रैंडमनेस कितनी जनरेट हुई, इन दोनों को आपस में रिलेट करती है। और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है भाई? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई दी टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर कितनी हीट दी हुई है, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे भाई? चेंज इन एंट्रोपी बोलेंगे। तो एंट्रोपी बेसिकली एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जो कि दो चीजों को रिलेट करेगा, हीट एक्सचेंज को और रैंडमनेस को। जब हम लोग हीट करेंगे, मान लो हमारे पास केमिस्ट्री में इस तरीके का कुछ सिस्टम होता है जिसके अंदर कुछ सोल्यूशन वोल्यूशन हो सकता है, इसको हम लोग करते हैं गरम, है ना। तो इससे क्या होता है भाई? जो हीट हमने सप्लाई की उसकी वजह से पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा, वेपोराइजेशन होगा, वेपर्स बनने लगेंगे। तो यहाँ पर
वेपर्स बनने की वजह से क्या आएगा, रैंडमनेस आएगी सिस्टम के अंदर, गैस बन गई तो रैंडमनेस यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो क्यू हीट अगर हमने दी कुछ टेम्परेचर के ऊपर, तो वहां पर कितनी रैंडमनेस जनरेट होगी, उसी को बोला जाता है डेल्टा एस। इट इज इक्वल टू क्यू ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई टी, टी इज टेम्परेचर। अब यहाँ पर एंट्रोपी जो होती है ना भाई किसी भी सब्सटेंस की, वो उसकी स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। जब वो गैसियस फॉर्म में होता है तब वहां पर मैक्सिमम रैंडमनेस होती है, सॉलिड के अंदर मिनिमम रैंडमनेस होती है, और लिक्विड के अंदर जो रैंडमनेस होती है वो ऑलमोस्ट कहीं बीच में होती है। तो ये हो गया भाई एंट्रोपी का ऑर्डर, रैंडमनेस का ऑर्डर, और हीट के साथ में जो इसका रिलेशन है वो ये है। अब यहां पर देखो भाई यूनिट क्या होगी एंट्रोपी की, देखो एंट्रोपी क्या है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। हीट की यूनिट होती है सेम इंथैल्पी के जैसी। इंथैल्पी बेसिकली होता क्या है, इंथैल्पी इज हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यूपी ही होता है हमारे पास एच के बराबर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, जूल पर मोल। टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएंगी, केल्विन। नीचे है टेम्परेचर केल्विन में, जैसे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे भाई, केल्विन को जैसे ही हम लोग नीचे से ऊपर ले गए तो ये यूनिट क्या बन जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन। सिंपल जोड़ घटा गुणा भाग करना है और ये आंसर आपका निकल जाएगा। तो एंट्रोपी के बारे में हमने दो तीन चीजें सीख ली भाई, ये रैंडमनेस का मेजर है, हीट सप्लाइड और टेम्परेचर के आपस में रिलेट करता है। अगर टी टेम्परेचर के ऊपर इतनी हीट हम लोग दे दे सिस्टम को तो कितनी रैंडमनेस जनरेट होगी, ये हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से, और एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल पर केल्विन। ये कुछ एक बातें हमने सीख ली एंट्रोपी के बारे में। देखो भाई नीट 2002 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, यूनिट बतानी है, एंट्रोपी की यूनिट ही पूछ ली गई थी भाई। देखो क्या है भाई, जूल पर केल्विन पर मोल कहाँ है, ये रहा, जूल पर मोल पर केल्विन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सिंपल, आगे बढ़ते हैं भाई जल्दी से, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे भाई, बहुत कुछ है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आपको इतना सारा टेक्स्ट देख के घबराना नहीं है, सारी की सारी बातें हम लोग समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही आपको नोट करने दूंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई, द सेकंड लॉ रिलेट्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस विद द एंट्रोपी चेंजेस हैपनिंग इन द सिस्टम। सिस्टम को जैसे ही हीट दी जा रही है या फिर जैसे भी एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम कर रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ एंट्रोपी के चेंज हो रहे होंगे, है ना। एंट्रोपी हो सकता है कम हो रही हो, ज्यादा हो रही हो, डिपेंडिंग अपॉन रैंडमनेस बढ़ रही है या फिर घट रही है उसके बेसिस पे, है ना। तो जो रैंडमनेस के अंदर चेंजेस आ रहे होंगे, जो एंट्रोपी के अंदर चेंजेस आ रहे होंगे, उनको रिलेट करेगा सेकंड लॉ किससे भाई, स्पॉन्टेनिटी से। स्पॉन्टेनिटी मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, अपने आप हो पाएगी या फिर नहीं होगी, ये सेकंड लॉ एंट्रोपी के हिसाब से बता देता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं भाई। मान लो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम तीन तरह के होते थे, फर्स्ट लेक्चर पर हम लोग वापस जा रहे हैं। ओपन सिस्टम जो हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज करे सराउंडिंग के साथ। देन हमारे पास आता था क्लोज्ड सिस्टम, जैसे कि चाय की प्याली पे हम लोग ढक्कन रख दें, वो क्या हो जाता था, क्लोज्ड सिस्टम। ऐसा सिस्टम हीट तो एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा। देन हमारे पास आता था एक आइसोलेटेड सिस्टम, वो क्या करता था भाई, ना तो हीट एक्सचेंज करता था सराउंडिंग के साथ, ना मैटर एक्सचेंज करता था सराउंडिंग के साथ। तो अगर ऐसा हमारे पास सिस्टम है जो कि ना तो मैटर एक्सचेंज कर रहा ना हीट एक्सचेंज कर रहा, वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में क्या बता रहा है सेकंड लॉ, देखो भाई, in isolated systems in which heat cannot be exchanged between system and surrounding। ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई आइसोलेटेड सिस्टम की, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो पाए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, मतलब जितनी हीट एनर्जी, जितनी थर्मल एनर्जी सिस्टम के पास थी उतनी ही रहेगी प्रोसेस में, हीट अंदर बाहर नहीं जा रही है। ऐसे सिस्टम के अंदर देखो एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसी प्रोसेसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा।
डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। अब डेल्टा एस किसके बराबर होता है भाई? फाइनल प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल प्रोडक्ट की एंट्रोपी। ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई? जो एंट्रोपी है, जो रैंडमनेस है, वो प्रोडक्ट के अंदर, फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा है, इनिशियल प्रोडक्ट्स के अंदर कम है, तभी ये पॉजिटिव आया है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो कि हीट तो एक्सचेंज कर नहीं रहा, तो ये बात तो पक्की है कि एनर्जी के लोअर डाउन होने की वजह से तो वो प्रोसेस नहीं हो रही होगी, क्योंकि एनर्जी तो सेम ही है, हीट तो एक्सचेंज हो ही नहीं रही, तो थर्मल एनर्जी का तो एक्सचेंज नहीं हो सकता दोनों में। तो वहां पर उस प्रोसेस के होने के पीछे क्या राज होगा? वो होगा भाई इंक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज वहां पर पॉजिटिव मिलेगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं भाई, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मैं अपने आप को जरा हटाता हूं एक बार। मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर दो छोटे छोटे चैम्बर हमारे पास हैं। दोनों ही चैम्बर्स के अंदर हमने गैसेज को फिल किया हुआ है। जैसे ही हम लोग इन को ओपन कर देंगे भाई, थोड़ा सा अगर हम लोग अंदर से चैम्बर्स को खोल देंगे, तो ब्लू वाली गैस भी चारों तरफ फैल जाएगी और रेड वाली गैस भी चारों तरफ फैल जाएगी, है ना? ऐसा ही होगा भाई कि कुछ और होगा? बिल्कुल ऐसा ही कुछ प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, दोनों गैसेज आपस में मिक्स हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से सोचो, ये था आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आई है, बाहर से कोई भी हीट अंदर नहीं आई है। तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स इतना ज्यादा मूव करने लग गए, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये आखिर मूव क्यों कर रहे हैं? क्या ड्राइविंग फोर्स है इन गैसेज की मिक्सिंग के पीछे? ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर सीधा सा है भाई, क्या? यहाँ पर रैंडमनेस बढ़ रही है। रैंडमनेस का बढ़ना ही यहाँ पर क्या है? रीजन है इस प्रोसेस के होने के पीछे। तो ये था भाई आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए एंट्रोपी का केस। हो गया भाई, दो केस तो हमारे हो गए क्लियर। आगे बात करते हैं नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की। मान लो कोई ऐसा सिस्टम है जो कि हीट एक्सचेंज कर सकता है, सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जा सकती है, सिस्टम की हीट सराउंडिंग में रिलीज भी हो सकती है। ऐसे सिस्टम्स के लिए एंट्रोपी की क्या भूमिका होगी, क्या इंपॉर्टेंस वहां पर होगी? देखो भाई, द एंट्रोपी एज वेल एज एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का या फिर एंट्रोपी का एक्सचेंज जो है हो सकता है। रैंडमनेस को भी एक्सचेंज किया जा सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो यहां पर अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो एनर्जी के चेंज होने की वजह से कुछ ना कुछ एंट्रोपी का भी चेंज आएगा, है ना? तो यहाँ पर सिस्टम की एंट्रोपी भी चेंज करेगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी भी चेंज करेगी, अगर उन दोनों के बीच में कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम लोग किसी भी सिस्टम को हीट दें या फिर किसी और फॉर्म में एनर्जी दें, तो उसकी रैंडमनेस भी चेंज करती है। सेम केस यहाँ पर है, अगर इधर उधर हो सकती है हीट, तो एंट्रोपी भी दोनों तरफ इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी का चेंज आएगा, मतलब सिस्टम के अंदर कुछ एंट्रोपी का चेंज आएगा और सराउंडिंग के अंदर कुछ एंट्रोपी का चेंज आएगा, वो दोनों का जो टोटल चेंज होगा भाई, वो जीरो से ज्यादा होगा, वो पॉजिटिव होगा। ओवरऑल जो एक्सचेंज के बाद एंट्रोपी का चेंज आए, दोनों की एंट्रोपी को अगर हम लोग जोड़ दें, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा एस की वैल्यू जब जीरो से ज्यादा होगी, जब पॉजिटिव होगी, तभी उस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस हम लोग बोलते हैं। चाहे सिस्टम आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड सिस्टम है तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, वहां पर टोटल एंट्रोपी एक्सचेंज पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो से बड़ा लिखा हुआ है मतलब पॉजिटिव होना चाहिए भाई, है ना? एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर, जो अपने आप हो पाए उस प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ पर एक और बात बताओ भाई, यहाँ पर ये सिस्टम है, इसके अलावा पूरे यूनिवर्स के अंदर जितना भी स्पेस है वो सारा सराउंडिंग है। तो अगर हम लोग सिस्टम को और सराउंडिंग को दोनों को ऐड कर दें, तो वो टोटल यूनिवर्स ही हमारा बन जाएगा, है ना? पूरा यूनिवर्स ही वो बन जाएगा। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एस ऑफ द होल यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो।
एंट्रोपी जो है वो पूरे यूनिवर्स की ग्रेटर देन जीरो होगी किसी भी नेचुरल चेंज के अंदर। कोई भी प्रोसेस अगर अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है, तो वो प्रोसेस पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रही होगी, पॉजिटिव मिलेगी, जीरो से ज्यादा मिलेगी। सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर कंस्टिट्यूट द होल यूनिवर्स। इसीलिए हमें क्या बताता है भाई सेकंड लॉ स्टेट्स दैट एंट्रोपी चेंज इन एनी नेचुरल या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑलवेज इंक्रीज। एंट्रोपी जो होती है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वो हमेशा इंक्रीज करती है। यही है हमारा सेकंड लॉ। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर भी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होगी, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर भी सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी कि पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी है, वो इंक्रीज कर रही होगी, फाइनल ज्यादा होगी इनिशियल से, पॉजिटिव वैल्यू होगी एंट्रोपी की। अगर किसी प्रोसेस में एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है भाई, अपने आप नहीं होने वाली वो। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो भाई नीट का, कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं एंट्रोपी से। कंसीडरिंग एंट्रोपी एज ए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, The criteria for spontaneity of any process is, अगर एंट्रोपी को हम लोग एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर माने तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं होगी ये कैसे डिसाइड करेगा भाई। हमने देखा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होता है, जब टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव हो, जब टोटल एंट्रोपी जीरो से ज्यादा हो। सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी अगर मिला दें तो टोटल वो जीरो से ज्यादा होनी चाहिए भाई। स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। टोटल जो एंट्रोपी हो वो जीरो से ज्यादा हो। आगे देखते हैं भाई, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था भाई कुछ जो कि बताता था चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हीट एक्सचेंज प्लस वर्क डन। ठीक है, ओवरऑल ये क्या बताता था, सिस्टम को अगर हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो सिस्टम उससे या तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकता है या फिर कुछ वर्क कर सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व्ड रहेगी। ऑल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, ऑल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, ये था फर्स्ट लॉ। लेकिन सेकंड लॉ क्या बता रहा था भाई, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, किसी भी नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो दोनों लॉज को अगर हम लोग मिला दें तो एक सिंगल स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी जो कि क्या बताएगी, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड बट एंट्रोपी ऑलवेज टेंड्स टू इंक्रीज। एनर्जी जो है वो पूरे ब्रह्मांड की सीमित है, लेकिन एंट्रोपी जो है, रैंडमनेस जो है, वो हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश करती है। इट ऑलवेज कीप्स इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, और पूरे यूनिवर्स की जो रैंडमनेस है बढ़ रही है, पार्टिकल्स जो हैं वो इधर उधर फैल रहे हैं, तो मतलब हमारा यूनिवर्स भी एक्सपेंड हो रहा है, अवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक है भाई, ये मतलब है डेल्टा एस के पॉजिटिव होने का। आगे देखते हैं भाई, आगे हम लोग एंट्रोपी का डिस्कशन करते हैं किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता था भाई, हमने देखा था रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा थ्योरेटिकल प्रोसेस होता था जिसके अंदर क्या हो, प्रेशर का, एंट्रोपी का, जो भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं उनका चेंज इतना स्लोली हो, इतना धीरे धीरे हो कि बीच की किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम में रहें, उसको बोला जाता था रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि अगर मान लो पिस्टन के साथ हम लोग गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, एकदम से कंप्रेस कर देंगे तो बीच में किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पे सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं होने वाले, हमेशा प्रेशर का कहीं ना कहीं ऊंच नीच मिलेगी, ऊपर से प्रेशर ज्यादा मिलेगा, नीचे से कम मिलेगा, ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर ये प्रोसेस इतना स्लोली हो कि सिस्टम को अपना हीट एक्सचेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिले, तो वहां पर क्या होगा भाई, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगी। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत स्लोली हो रहा है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में है, वहां पर क्या होगा, उस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी जो है ना वो बराबर रहेगी भाई सिस्टम और सराउंडिंग की। जैसे जैसे सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज होगी धीरे धीरे, बिल्कुल उसी रेट से सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज भी हो रही होगी। तो इसलिए उन प्रोसेस के लिए क्या होगा भाई,
टोटल चेंज जो होगा यूनिवर्स की एंट्रोपी में वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला भाई। टोटल जो है यूनिवर्स की एंट्रोपी का चेंज वो जीरो हो जाएगा भाई। डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स विल बी जीरो। एक तरीके से जो हम लोग बोल रहे थे ना, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर सिस्टम की एंट्रोपी का चेंज और सराउंडिंग की एंट्रोपी का चेंज दोनों का सम जीरो है, तो सिस्टम के अंदर जो एंट्रोपी का चेंज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ दी सराउंडिंग, उसके बराबर हो जाएगा। ये साइन अपोजिट यहाँ पर इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। सिस्टम जैसे जैसे अपनी एंट्रोपी को लूज कर रहा है, सराउंडिंग वैसे वैसी उतनी ही एंट्रोपी को गेन भी कर रहे हैं, है ना। एक जगह पर रिलीज हो रहा है, दूसरी जगह पर गेन हो रहा है। जहां पर गेन हो रहा है एंट्रोपी का, वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जहां पर लूज हो रहा है वहां पर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होने वाला है। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास एक एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन एक और बात भाई, जो नेचुरली प्रोसेस होते हैं सारे इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल बस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इसका यूज भी आपको कम ही मिलेगा, ठीक है, बस थ्योरेटिकल बात है। आगे बढ़ते हैं भाई। एंट्रोपी एट ए कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर टी टेम्परेचर पे हम लोग हीट दें तो वो क्या होगा भाई, एंट्रोपी होगा। एंट्रोपी बेसिकली क्या होता है, Q बाई टी। यही हीट अगर हम लोग एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर दें, देखो, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, QP बाई टी। QP का मतलब है हीट सप्लाइड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अब यही जो है ये इंथैल्पी भी होती है भाई, क्योंकि हम लोग जब इंथैल्पी का टॉपिक पढ़ रहे थे तब मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम प्रोसेसेस जो होती हैं केमिस्ट्री में वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होती हैं, ज्यादातर 1 एटमॉस्फेयर पे ही होती है। तो इस वजह से वहां पर एक अलग स्टेट फंक्शन हम लोग डिसाइड कर देते थे, डिफाइन कर देते थे। यहाँ पर वो स्टेट फंक्शन क्या होगा, एच हो जाएगा। तो डेल्टा एच जो होगा ना, वो डेल्टा एच बाई टी के भी बराबर होगा, क्योंकि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी। बस कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग डेल्टा एस को इंथैल्पी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया डेल्टा एच के बीच में और डेल्टा एस के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं भाई। इंथैल्पी जो थी वो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होती थी। वेपोराइजेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया, सबके अंदर अपना कुछ इंथैल्पी का चेंज होता था। तो इसी के हिसाब से हम लोग ना एंट्रोपी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग पढ़ते हैं एंट्रोपी चेंज इन ए फेज चेंज। एंट्रोपी का चेंज कितना होगा ऐसी प्रोसेस में जिसके अंदर फेज चेंज कर रहा हो। फेज मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड से गैस बन रहा हो। तो देखो भाई, डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एच बाई टी होता है। जिस प्रोसेस की जो भी इंथैल्पी होगी उसी को टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे, एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें निकालना है एंट्रोपी चेंज फॉर वेपोराइजेशन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। मान लो कोई सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है, तो एंट्रोपी चेंज इन सब्लिमेशन क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, उसको उस टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे जिस टेम्परेचर के ऊपर वो सब्लिमेशन हुआ है। बस इसी से हमारी एंट्रोपी निकल जाएगी। तो इंथैल्पी का चेंज किस टेम्परेचर पे आ रहा है ये अगर हमें पता हो तो हम लोग एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं उस प्रोसेस की। इस तरीके से एंट्रोपी को हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है भाई। फ्यूजन को भी ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं। फ्यूजन में क्या होता था भाई, सॉलिड से लिक्विड बनता था। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या बन जाएगी, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे फ्यूजन हो रहा है। तो इस तरीके से फेज चेंज के लिए एंट्रोपी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जब फेज चेंज हो रहा होगा तब एंट्रोपी का चेंज कितना आएगा ये भी हम लोग कैलकुलेट जो है कर सकते हैं। तो अब तक भाई हमें जो कुछ जानना था एंट्रोपी के बारे में वो हम लोग जान चुके हैं। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, फॉर द रिएक्शन टू क्लोरीन एटम्स आर कंबाइनिंग इनटू ए क्लोरीन मॉलिक्यूल द करेक्ट ऑप्शन इज। इस रिएक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव मिलेगा भाई,
रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। दो क्लोरीन के एटम थे, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड बनता है, तब बॉन्ड के बनने से एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। फाइनल एनर्जी कम मिलेगी, इनिशियल एनर्जी ज्यादा मिलेगी। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव है मतलब जीरो से कम है। वहीं अगर एंट्रोपी की बात करें तो देखो भाई, एंट्रोपी के बारे में ना मैं आपको दो और बातें बताता हूं। एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन होती है, एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन होती है, सिर्फ सिस्टम की इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इनिशियल स्टेट सिस्टम की ए थी, फाइनल बी थी। यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, बी पे और ए पे डिपेंड करेगी। ये जो स्टेट चेंज हुई है सिस्टम की, ये किस पाथ से हुई है ये डिपेंड नहीं करता, इट इज ए स्टेट फंक्शन। सेकेंडली, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ही ज्यादा रैंडमनेस होगी, उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी भी होगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सिस्टम के बल्क पे डिपेंड करे। जो किस पे डिपेंड करे भाई, सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उस पर डिपेंड करे। तो यहां पर देखो भाई, स्टार्टिंग में हमारे पास दो एटम्स हैं गैस के, दो पार्टिकल्स हैं गैस के, और राइट साइड में प्रोडक्ट्स में हमारे पास एक ही है। दो पार्टिकल स्टार्टिंग में थे, एक बाद में है। रैंडमनेस कहाँ ज्यादा होगी, जहां ज्यादा पार्टिकल्स वहीं ज्यादा रैंडमनेस। तो ये है हमारे पास इनिशियल एंट्रोपी जो कि ज्यादा होगी, रैंडमनेस क्योंकि ज्यादा है। और ये है हमारे पास फाइनल एंट्रोपी जो कि लेस होगी, कम होगी। तो इस वजह से जब हम लोग डेल्टा एस निकालेंगे, तब लेस में से मोर को माइनस करेंगे, ये भी नेगेटिव ही आएगा भाई। मतलब रैंडमनेस भी यहाँ पर क्या है, प्रोसेस की नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। तो इस वजह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, डेल्टा एच आर भी जीरो से कम और डेल्टा एस आर भी जीरो से कम। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग एंथैल्पी का और एंट्रोपी का अंदाजा लगा सकते हो। आगे देखते हैं भाई, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव किस में होगा, एंट्रोपी डिक्रीज किस प्रोसेस में हो रही होगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है पिछले क्वेश्चन वाला, उसी के ऊपर यहाँ पर जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, एंट्रोपी ज्यादा होगी। एक मॉलिक्यूल उससे बन गया है, क्योंकि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे वो डिपेंड करती है। स्टार्टिंग में एक पार्टिकल था, नेक्स्ट हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया। स्टार्टिंग में दो एटम्स थे, इस बार एक बन गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए, एंट्रोपी भी डिक्रीज हुई होगी। फाइनल एंट्रोपी कम मिलेगी इनिशियल से, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। तो इसी प्रोसेस की एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव होगी। बाकी प्रोसेसेस देखते हैं भाई। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर जो है वो लिक्विड से गैस बनता है, गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, इसलिए सेकंड प्रोसेस में तो एंट्रोपी इंक्रीज ही हो रही है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर गैस का एक्सपेंड होना। गैस पहले छोटे वॉल्यूम में थी, अब ज्यादा वॉल्यूम में फैल गई है, ज्यादा वॉल्यूम उसके पास है घूमने फिरने के लिए, तो रैंडमनेस यहाँ पर इंक्रीज हुई है। एंट्रोपी इस प्रोसेस में भी इंक्रीज ही होगी। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस। कोई सॉलिड कंपाउंड यहाँ पर रखा है, उसका सब्लिमेशन हो रहा है, उसमें भी सॉलिड से क्या करेगा भाई, गैस बन रहा होगा। गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, तो सॉलिड से जब गैस बनेगा तो यहाँ पर भी एंट्रोपी इंक्रीज ही हो रही होगी, पॉजिटिव ही होगी। पहला जो ऑप्शन है उसके अंदर जो प्रोसेस दी हुई है उसके अंदर एंट्रोपी कम हो रही होगी, उसके अंदर एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं भाई चेंज इन एंट्रोपी। तो ये था भाई आज का लेक्चर। एंट्रोपी के बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, ये क्या होती है, और इसके अलावा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा, और जीरोथ लॉ भी मैं आपको करवा दूंगा, ये भी छोटा सा होता है, कुछ खास नहीं होता।
तो ये तीनों टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। गिब्स फ्री एनर्जी से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं पता है? रिएक्शन की फिजिबिलिटी डिसाइड करते हैं। रिएक्शन को अगर हम लोग कुछ एंथैल्पी प्रोवाइड भी कर दें, तब भी वो रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं। फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी दोनों अलग-अलग चीजें होती हैं। तो ये कंफ्यूजन मिटाएंगे आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। हैप्पी लर्निंग। बाय गाइस।